हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम करेंगे सेट नंबर 4 जो कि प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर के बेस पर ग्रुप डी का। और ये एनटीपीसी लेवल 2 के लिए भी, स्टेज 2 के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें आप इसको भी कर सकते हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं तब भी, क्योंकि मैं इसमें तरीके बताऊंगा। क्वेश्चंस तो इसके बढ़िया ठीक ही हैं इस वाले सेट में, तो प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें सिर्फ हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे गाइस। मैथ्स की सीरीज चला रहा हूँ मैं इसको, उसके बाद में रीजनिंग की सीरीज़ और जीके और देखेंगे। उसके बाद पहले तो रीजनिंग की सीरीज़ लाएंगे, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन करते हैं इसमें बिना टाइम वेस्ट करे। पहला ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन है यहीं पे। ये है साइन और कॉस बराबर हैं। साइन और कॉस किस पे बराबर होते हैं? जब थीटा हमारे पास 45 होता है, क्योंकि 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन की भी और कॉस की भी। तो 45 sec 45 क्या होता है? यही होता है, कॉस का उल्टा ही होता है ना। कॉस 45 1/√2, तो कॉस इज इक्वल्स टू होता है 1/sec। बस इसका उल्टा ही कर दो, ये आंसर। इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा, इसका वैल्यू का चार्ट होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ाई होगा। सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू पे क्वेश्चन बनता ही है। इसमें पूछा है BAE हमारा 30 है। BAE मतलब ये वाला एंगल जो हमारा 30 है, ये हमारा 30 है, ठीक है गाइस। ABE हमारा 80 है। ABE ये हमारा 80 है, ये हमारा 80 है। DBE DBE ये हमारा कितना है? 50 है। तो जो हमारा ये DBA जो होगा ना, DBA वो क्या, दोनों को प्लस कर देंगे, 50 प्लस 80, 50 प्लस 80 करेंगे तो 130 हो गया। तो त्रिभुज देखेंगे DBA देखेंगे त्रिभुज, तो ये जो पूरा एंगल है वो 130 का हो गया और ये वाला 30 का हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम कितना होगा? 180 होगा। तो दो एंगल का कितना है? 110, 130 प्लस 30 160 है। 160 180 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल नहीं, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला DBVDE हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा? 20। देखो, जब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा हमारे पास? ये वाले एंगल के, क्योंकि जो हमारा BE है ना, ये BE सेम कॉर्ड है। सेम कॉर्ड में जब ये वाला एंगल बनता है, इसी कॉर्ड पे ये वाला एंगल बनेगा। मैं इसको काट के बताता हूँ आपको। अभी हमने क्या निकाला? ये वाला जो ट्राइंगल है, ये हमारा 110 था, ये हमारा 130 था, तो ये हमारा 20 निकल आया, ठीक है गाइस। जितना ये एंगल है उतना ही एंगल हमारे पास ये होगा। कैसे कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। ये देखो BE है, जो BE यहाँ से ये एंगल बना रहा है और यहाँ से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। हमसे यही एंगल पूछा है, तो ये भी हमारा 20 होगा। ये सेम कॉर्ड है ना BE। जब सेम कॉर्ड से एंगल बनते हैं, जैसे देखो ये है एक BE कॉर्ड हो गई, इससे कहीं पे भी एंगल बनेंगे ना, ये सब इक्वल होंगे। देखो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। ये मतलब थ्योरम है, याद कर लेना। जैसे कोई सर्कल है हमारे पास, कोई कॉर्ड है, हमने BE माना इसमें, ये सेंटर है, इससे बनने वाली सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बनेगा ना, वो सब इक्वल होंगे, कहीं पे भी बने। तो ये एंगल ये एंगल सब इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से बन रहे हैं। ये याद कर लेना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? 6 से विभाज्य वाली संख्या कौन सी होगी? इसमें देखो, 6 से विभाज्य का मतलब है जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 2 से डिवाइड कौन सी होगी? लास्ट डिजिट सम संख्या होगी तो 2 से डिवाइड होगी, तो 2 से तो सभी डिवाइड होंगी। 3 से क्या होगी? सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। सम मतलब इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। देखो, अगर हम दूसरी वाली कोई देख लेते हैं, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 4 10 और 8 18, 18 सम आया, योग 18 3 से डिवाइड है, हाँ 6 बार में, तो ये मतलब 3 से डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। 2 से तो मैंने बता दिया, इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड। डिविजिबिलिटी रूल में बता दूंगा। देखो ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले ये देख लेते हैं, 54 × 15 कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। 4 इधर हैं और 1 इधर है, 5। पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट होनी चाहिए आंसर में भी। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 चौका 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 पंजे 75, 75 और 6 81, ठीक है गाइज। अब पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देंगे, फिर 0, तो 5 डिजिट हो गई पॉइंट के बाद, तो यही आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये वाला भी कर लेते हैं एक बार। कह रहा है 17 और एक अन्य संख्या का HCF 13 है,
तो 117 को अब अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। तो ऐसा कोई नंबर हो जिसमें ये 3 3 ना रहा हो। अगर 3 3 आएगा तो जो वो हमारा सिर्फ 13 कॉमन हो उसके बीच में। ठीक है गाइज, 13 कॉमन होगा तभी तो हम करेंगे। जैसे हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं 169 को। 169 को कैसे लिख सकते हैं, 13 13 13 जा 169। इसमें अच्छा ये पूछा है कि कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती जिसमें ये 3 3 आ जाए, वो नहीं हो सकती। देखो इसमें भी 13 और इसमें 13 कॉमन आ रहा है तो ये हो सकती है, 169 हो सकती है। ठीक है गाइज, अब हम इसको 156 को मान लेते हैं। 156 को कैसे लिख सकते हैं, 13 13 तेरी कम 13 13 दूने 26 मल्टीप्लाई 26 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मिनट 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 156 को कैसे लिख सकते हैं, तेरी कम 13 और 13 दूने 26, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 117 और अन्य महत्तम समापत्ति। 56 का हम दोबारा निकाल लेते हैं, 56 का 156 का सही से नहीं निकल रहा। 156 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 बार में जाएगा, 7 बार में 2 अट्ठे 16, 2 बार में जाएगा, 3 बार में 2 नियम 18, 3 बार में जाएगा, 3 3 3, देखो इसमें आ गया 3, इसमें 3 आ गया। ठीक है गाइज, और 117 में भी कितना आता है, 3 आता है, 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो देखो 13 तो है ही, इसमें 13 तो है ही, 3 भी हो जाएगा ना, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 13 × 3 हो जाएगा, 39 हो जाएगा ना, तो ये 3 नहीं आना चाहिए था। ठीक है गाइज, जो 117 में है तभी ये जो होगा हमारा 156 नहीं होगा। जैसे 117 है ये हमारा, ये 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो इसका एचसीएफ 13 तभी होगा जब ये दोनों ना आए किसी में, इनमें तोड़ने पे, बस वो 156 है जिसमें ये 13 के बाद 3 भी आ रहा है, तो ये वाला ही आंसर नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ आ गया होगा। कह रहा है कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें 50% बिक्री जो होती है वो सामग्री से होती है और 40% की जो बिक्री होती है वो स्वच्छ उत्पादों से होती है। तो 3 महीने की कमाई इतनी है, तो इसकी 40% निकाल लेते हैं। इसमें स्वच्छ उत्पादों की पूछी है ना, तो स्वच्छ उत्पाद 40% है, तो 40% निकाल लेते हैं इसकी। 15 लाख, 5 जीरो है ना, 15 लाख, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 1 0 कटा, 15 चौका 60, और इधर कितने जाएंगे, 4 जीरो जुड़ जाएंगे। ये कितना है, 3 महीने का, तो 1 महीने का पूछा है इसमें, प्रतिमाह पूछा है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 200 हज़ार, ये आंसर हो जाएगा 200,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का, ये वाला कर लेते हैं। रक्षा 27 दिनों में किसी काम को कर सकता है जबकि स्तर को इसे खुद करने में 45 दिन लगते हैं। अच्छा ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम खत्म हो जाने से पहले 9 दिन पहले रक्षा छोड़ देता है काम को। ठीक है, तो हम स्तर कितने दिन में काम करता है, स्तर कितने दिन तक काम करता है। देखो रक्षा अगर हमारा x दिन काम करेगा तो स्तर क्या होगा, x + 9 दिन काम करेगा। समझ आ रही बात, क्योंकि ये 9 दिन ज़्यादा काम कर रहा है ना, ये 9 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है। ठीक है गाइस, 9 दिन ज़्यादा काम कर रहा है। अब हम इसको कर लेते हैं, इसके ये तो दिन निकल आए, हम पहले काम निकाल लेते हैं, काम कितना, वर्क कितना है। तो 27 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नेम 27, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, अब कितना आया, 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135 हमारा कार्य आ गया। ठीक, हम इसको ए मान लेते हैं रक्षा को और उसको बी मान लेते हैं। तो ए 1 घंटे में, 1 दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 135 से डिवाइड करेंगे, 27 से 135 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से निकालें, 3 3 होती हैं 27, 5 यूनिट काम करेगा। बी कितना यूनिट काम करेगा, 45 से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या, 5 3 15 3 45, 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है गाइस, अब जो हमारा ए था, जो ए है वो है हमारा रक्षा। रक्षा कितने दिन काम कर रहा है, x दिन, तो यहाँ से x दिन काम करेगा, और ये कितने दिन काम कर रहा है, x + 9 दिन, तो ये टोटल काम हो गया। इसका इतना टोटल काम, इसका इतना टोटल काम, ये टोटल काम किसके बराबर होगा, 135 के बराबर।
अब इसको सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन याद करना, मैं क्लीन कर रहा हूँ पूरा पेज। क्या था हमारे पास, 5x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 135 था। ये रक्षा ने काम किया और ये स्तर ने काम किया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8x प्लस ये 3x यहाँ से आएगा ना, और 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 हो जाएगा यहाँ पे 135। ठीक, तो 8x इज इक्वल्स टू 135 में से 27 माइनस किया तो 108 बचा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 से कितना, 8 कम 8, 8 तियाँ 24, 8 पंजे 40, 13.5 दिन रक्षा का आया। रक्षा ने कितने दिन काम किया, x दिन, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये रक्षा ने क्या किया, x दिन काम किया था, वो कितना दिया था 13.5, लेकिन हमसे पूछा कितना स्तर का, स्तर ने 9 दिन ज़्यादा काम किया था तो इसमें 9 दिन और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 22.5 दिन। बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा हूँ, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, सेम टू सेम। बस आपको क्या है, लेवल चेंज हो जाएगा इसका, थोड़ा लेवल क्या वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा इसकी भाषा चेंज हो जाती है और कभी कभी डिजिट चेंज हो जाती है। क्या कह रहा है, अंकुत अनु की 2 बड़ी छोटी हैं, मतलब 2 वर्ष छोटी अंकिता अनु से, तो अंकिता को हम x ले लेते हैं और अनु को हम y ले लेते हैं। ठीक है गाइस, अंकिता अनु से छोटी है, ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, अंकिता छोटी है ना तो अंकिता हम प्लस कर देंगे, ये हमारे पास ये आ गई वैल्यू। फिर कह रहा है कि आज से 4 साल बाद अनु की आयु, अनु क्या था हमारे पास, y था ना, आज से 4 साल बाद, तो y प्लस 4 इजिकल्स टू कितना हो रहा है कि आयु, आज से 4 बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु, अंकिता क्या है x है, 3 वर्ष पहले मतलब x माइनस 3 की दोगुनी थी, इसकी दोगुनी थी, दोगुनी हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु पूछी है। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हमारे पास प्रेजेंट एज है, ये हमने प्रेजेंट एज मांगनी है x और y। अब इसमें हम इसको सॉल्व कर देते हैं। y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इजिकल्स टू 2x माइनस 6, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ये 6 इधर आएगा तो 12, x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। x क्या था हमारे पास, x था अंकिता, अंकिता हमारे पास 12 आ गई, तो अंकिता 12 हो जाएगी और वो अंकिता 12 है तो ये 14 हो जाएगी बस, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 2, 12 प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। आपको शायद समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 3 से विभाजित है, मतलब इन सबकी डिजिट का सम क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x प्लस 1 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 है यहाँ पे, तो 9 तो डिवाइड होगा तो हम इसको पूरा ही काट देंगे, 6 भी डिवाइड होगा ये भी पूरा काट देंगे। x में क्या प्लस करा जाए कि 3 से डिवाइड हो जाए, हम इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे। 18 प्लस करेंगे तो 19 नहीं डिवाइड होगा, 15 प्लस करेंगे, एक मिनट हमने सही किया ना, 7 प्लस हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा x के संभावित मान, संभावित मानों का योग क्या होगा, अच्छा संभावित मानों का योग क्या होगा ये पूछा है। देखो अब हमारे पास क्या बचा है, x प्लस 1/3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो x है, मतलब हमारे पास एक ही डिजिट आएगी, नंबर तो आ नहीं सकता, एक डिजिट आएगी, एक अंक आएगा, एक अंक। तो देखो अगर हम यहाँ पे x का मान 2 रखें तो 3 हो जाएगा, एक तो ये मान हो गया, और क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं तो 6 डिवाइड हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं 8 रखेंगे तो 9 बन जाएगा, तो बस ये 3 अंक रखे जाएंगे, 2 5 और 7, 7 और 5 15 हो गया हमारा आंसर, 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये वाला करते हैं। एक टंकी को एक नल 10 घंटे में भरी जाती है, हालांकि इस हिसाब से पर जो एक उसमें छेद है वो 11 घंटे में उस टंकी को खाली कर देता है, ठीक है, तो दोनों को एक साथ चालू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद
नल जो है वो टंकी भरने के बाद बंद हो जाता है। एक टाइम आएगा मतलब दोनों चालू होंगे, रिसाव तो चल ही रहा है, उसमें लीक तो चल ही रही है, लीक के बावजूद भी टंकी चालू, मतलब ये टंकी चालू कर देंगे तो वो तो भर ही जाएगा ना टैंक। लेकिन जब जैसे ही टैंक भरता है वो नल बंद हो जाता है। उसके बाद खाली करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। खाली करने में तो उसको 11 घंटे लगेंगे, लेकिन जो भरना टाइम है वो प्लस हो जाएगा, इसमें भरने वाला टाइम होगा वो प्लस कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले वर्क निकाल लेंगे। 11 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 121। तो एक ए का कितना वर्क हो जाएगा, अगर 10 से यूनिट से काम कर रहा है तो 11 यूनिट। बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 10 यूनिट। दोनों को एक साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 10। ठीक, अगर हम दोनों को एक साथ प्लस करेंगे तो ए माइनस बी होगा, क्योंकि बी है जो छेद है, क्या हुआ, 1 यूनिट काम हो रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो 121 यूनिट कितने देर घंटे में होगा, तो 121 घंटे में ही होगा। तो 121 घंटे तो इसको भरने में ही लग गए पहले तो टैंक को, प्लस अब 121 घंटे भर गए, उसके बाद फिर ये जो टंकी होगी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि भाई टैंक भर गया, बंद बंद होगी टंकी। फिर 11 घंटे उसको फिर लगेंगे ना, तो उसमें 11 और प्लस कर देंगे तो 132 घंटे टोटल लगेंगे। आंसर कितना है, 1 मिनट, 132 होना चाहिए यहाँ पे हमारा 100। अच्छा, 11 मल्टीप्लाई 10, अब हमारे पास इतना है, तो इसको भरने में तो हमारा 110 घंटे होगा, 121 नहीं होगा, वो हमने गलत निकाल दिया था एलसीएम, 110 होगा ना। 110 घंटे तो इसको भरने में लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा भरने में। तो ये इसने ना खाली करने की बात नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे लिखना कि रिसाव के साथ अगर भरे जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे भरने में। तो एक तो यही बात हो गई, ठीक है। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, इसको ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे कि भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये पूछता कि इसको अब खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें 11 घंटे प्लस हो जाते, तो फिर 121 आंसर होता, क्योंकि एक बार भर गई टंकी फिर नल बंद हो जाएगा, फिर रिसाव होगा तो वो भी फिर 11 घंटे लगेंगे। इस तरीके से आपको शायद समझ आ गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप थोड़ा इसको और 2-3 बार देखना वीडियो को, मैं इससे ज़्यादा और टाइम नहीं दे सकता इस वीडियो पे, मतलब एक क्वेश्चन पे। इसको क्या है, एक सिलेंडर है जिसका व्यास इतना है, शीर्ष भाग 126 मीटर व्यास के आधार पर शंकु कौन है, इस तरह 8 मीटर 8 चौड़ा है, तो तंबू की आवश्यक कैनवास की लंबाई पूछी है, ठीक है। तो कैनवास क्या इतना मीटर चौड़ा है, तो ऐसा कैनवास होगा जिसकी ये है, ये एल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 इंटू एल हो जाएगा। 8 इंटू एल किसके बराबर होगा, सी एस ए के बराबर। सी एस यानी टोटल कर्वेड सरफेस एरिया के बराबर किसके, इसके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, यही होगा ना। पाई आर एल इसका और 2 पाई आर एच सिलेंडर का। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22/7 वैल्यू रख देते हैं पाई आर की, मल्टीप्लाई पाई आर कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या बचेगा, एल प्लस 2 एच बचेगा इसमें अंदर। आर कितना बचेगा हमारे पास, ये 126 है व्यास, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 63, 2 छंग 12, 2 3 से 63, ठीक है। अब एल कितना हमारे पास, स्लेंट हाइट कितना है हमारे पास 80, प्लस एच कितना 48, 24 दूनी 48 हो जाएगा 2 एच। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा किसके बराबर होगा, इस 8 एल के बराबर होगा, 8 एल के बराबर होगा ना। लंबाई पूछा है कैनवास की, जो वो होगी ये टोटल इसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो एल निकालना हमें। ये 8 फिर इसके नीचे चले जाएगा, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है गाइस। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 नेम 63, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 128, डिजिट याद कर लेना, 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 128, 22 9 128, 22 9 128, 22 9 128 बटे 8 इजिकल्स टू लेंथ। ये थी बात, समझ आ रही है ना। 8 एल इजिकल्स टू, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा किसके बराबर होगी, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच के बराबर। अब ये हमारा 2 पाई आर एच है, बस अब इसकी वैल्यू ये निकाल लेते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 हासिल, 8 छंग 48, 16 बचेगा यहाँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 19 मल्टीप्लाई 16, 16 अट्ठे 16 पंजे 80, 16 छंग 96, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको काटते हैं। 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 का 2 हासिल लगा 10,
16 नेमा 144 और 10 154 का 4 हासिल लगे 15। 16 कम 16 और 15 31 42 आया, 31 42 आंसर आया हमारा। इसमें क्या रहा 31 68। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन में। आप कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लीजिएगा गाइस। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तरीका यही है, मैं कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप तरीका देखिए बस तरीका, क्योंकि आपको करना आना चाहिए। आंसर तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख लो, एक इस क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट मान आएगा हमारा। थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या है, इक्वेशन एक ही है, लेकिन इक्वेशन का मतलब जो इक्वल है वो एक है, ठीक है, एक है, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल है वो ए एंड बी दो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से एक की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से मान सकते हैं। एक की वैल्यू अगर हम माने, क्या माने ऐसा, एक की वैल्यू हम अगर ए मान लें, जैसे हम बी मान लें, बी बराबर 0 मान लेते हैं, बी बराबर 0 हम एक की वैल्यू मान सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, इक्वेशन एक है। अगर दो इक्वेशन होती, दो इक्वल होते कहीं और दो वेरिएबल होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जितनी इक्वेशन होती हैं उतने वेरिएबल होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं है तो हम उसमें से एक की वैल्यू मान सकते हैं। तो हम बी की वैल्यू मान लेते हैं 0। तो यहाँ पे बी की वैल्यू मानेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3 - 1 पॉन √3 + 1। अब यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको शायद पता है नहीं है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं इसमें। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगाएंगे, ए इक्वल्स टू कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, a+1/a-1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये इधर ऊपर जाके, ये ऊपर जाके प्लस हो जाता है एक बार, फिर इसी में से इसको माइनस कर देते हैं। जैसे ए में नीचे वाला प्लस किया मैंने पहले, फिर इसी में से ए में से माइनस कर देंगे। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1 आएगा, ये आएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a+1 इक्वल्स टू √3, ये आ गई a+1/a+a-1 इक्वल्स टू √3। अब हम इसका स्क्वायर कर दें, क्या स्क्वायर करके स्क्वायर मिल जाएगा हमें। अब हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, √3 की वैल्यू रख देंगे। देखो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a+1 इक्वल्स टू √3a - √3। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, आपको याद रखना है a+1 a-1 से √3 मल्टीप्लाई हुआ है। देखो क्या हो गया हमारे पास, a+1 इक्वल्स टू ये √3a-1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3a - √3 ये हो जाएगा। अब इसमें से यहाँ माइनस कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 1 + √3 इक्वल्स टू √3a - a, ये हो जाएगा। √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.71 होती है। यहाँ से भी 1.71 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 मान लेते हैं, 0.71। ठीक है गाइस, 0.71 ए इतना आएगा वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 2.71 आएगा। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू करीब आएगी, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 2.71/0.71। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है ही। हम अप्रॉक्स मान निकाल लेते हैं। अप्रॉक्स मान कैसे निकालेंगे, इसको हम 3 मान लेते हैं और नीचे को मान लेते हैं 1, नीचे को 1 मान लेते हैं। अप्रॉक्स मान 1 तो नहीं लगेगा, हम इसको लगा देते हैं 27, इसको कर देते हैं और इसको 7 कर देते हैं। तो 7 × 21, 3 के आसपास आ रहा है, 3 × 9। इसको करने का तरीका कुछ और हो सकता है, मैं अभी इसके हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे। वैसे मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ऐसे ही निकालने की कोशिश की है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस बार। अभी देख लेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा आंसर गड़बड़ आ रहा है, √8 आ रहा है, आना चाहिए 5। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक ट्रेन इतनी लंबी है, इतने km/h से जाती है, इतने सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखो प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, रफ्तार क्या होती है, रफ्तार क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड क्या है, किलोमीटर में, तो हम इसको मीटर/सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर/सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू
डिस्टेंस हमारे पास कितना है 100, ये 141.5 है ना, तो हम इसको 100 चलो 141.5 ही लिख देते हैं, प्लस जो उसकी लेंथ होगी वो भी होगी 139। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक ट्रेन है, एक लंबी ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो वो अपनी लंबाई, जैसे ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई इतनी है, तो वो दोनों लंबाई को पार करेगी ना, इसको भी और इसको भी, तो यही हमने प्लस किया है। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये तो कट भी नहीं रहा, 8 तियाँ 24, 18 तियाँ 54 होता है, लेकिन यहाँ 57 है। ये अब कैसे कटेगा, कटने में दिक्कत आ रही है, हमारे पास स्पेस की भी कमी है। अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करें, चलो अप्रॉक्स में लगा देता हूँ मैं देखो 8 का 18 का 18, 18 चौक 54, मतलब 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54 पॉइंट 3 बचेगा 30, तो 18 बन जाएगा, तो 3.1 मान लो इसको। 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 तियाँ 15, 5 ही कम 5 और 5 तियाँ 15.5 आ गया, 16 मान लो इसको अब, ठीक है 16। अब 16 मल्टीप्लाई 39 होगा, मैं इसको इधर का काट देता हूँ, 16 इधर को 16 कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, अभी 39 ऊपर जाएगा तो इसको मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है गाइस। मैं अप्रॉक्स में ले रहा हूँ अब सारी वैल्यू। अब यहाँ से क्या करूँगा, 142 ले लेता हूँ इसको पहले, इक्वल्स टू एल, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64, 640, 640 में से 142 माइनस करेंगे तो एल निकल आएगा। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 42 है, यहाँ 40 है, तो पूरा ही पूरा माइनस कर देते हैं, 40 कटेगा, तो लगभग हमारे पास 400 की वैल्यू आएगी। 400 के करीब कौन सा है हमारे, अरे इसमें ऑप्शन भी ऐसे ही हैं, इसमें ऑप्शन भी थोड़े देखो 476 और 461 है, तो 400 समथिंग वैल्यू आएगी। आप इसको, मैं स्पेस की वजह से नहीं कर रहा हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। गाइस क्वेश्चन लेंथी हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो गए गाइस, आप ऐसा मत समझना कि आ नहीं रहे क्वेश्चन, आते हैं, बस स्पेस की दिक्कत पड़ जा रही है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, इसलिए दिक्कत हो रही है, वरना मैंने आपको पूरा वो बता दिया ना, इक्वेशन बना के रख दी है, ठीक है गाइस। देखो अब इसमें क्या बता रहा है, कॉस अल्फ़ा ये होता है ना, तो अगर हम इस कॉस एक को इधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, तो इसका थीटा हो गया। तो वैसे हम इसमें कर लेंगे, इसमें अगर हम थीटा रखेंगे कॉसेग माइनस गामा इज इक्वल्स टू थीटा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू कॉसेग थीटा। ऐसे ही गामा इज इक्वल्स टू, इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। देखो गामा और गामा की वैल्यू बराबर हो गई, गामा और गामा की वैल्यू बराबर मतलब कॉसेग और सेक कब बराबर होते हैं, 45 एंगल पे। कॉसेक यानी साइन और सेक यानी कॉस, साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, 45 पे, क्योंकि इसका √2 वैल्यू होती है ना 1/√2। तो अब इसकी वैल्यू भी 45 और इसकी वैल्यू भी 45, तो 45 कितने हो जाएगी 90। आपको शायद समझ आया थोड़ा बहुत, दोनों को प्लस कर दिया ना अब हमने, गामा इसकी वैल्यू, गामा ये, गामा प्लस गामा, ये थीटा आ गया ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी थीटा, इसकी वैल्यू भी थीटा, 2 थीटा इसका 90 हो जाएगा ना। आप थोड़ा इसको रोक कर फिर देखिएगा, अगर आपका वो कमज़ोर है ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। देखो इसमें क्या है, 2 इक्वेशन दे रखी है, इसमें कोई संविधान नहीं है। देखो मैं इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो अगर हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू a2b1/b2, अगर हमारे पास सिर्फ एक समाधान होता तब ये होता है, और जब अनंत समाधान होते तो हम लिखते a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब अनंत होते हैं समाधान तो ये होते हैं, जब कोई समाधान नहीं होता है तो मैं अब ये बता रहा हूँ, इसमें होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये होता है। तो हम इसको कर लेते हैं 20/a2 कितना 50, ये कितना है 5 b1, b2 कितना है -k। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, k ऊपर आ जाएगा इधर, देखो k कितना आ जाएगा -k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k ऊपर आ जाएगा और 5 × 50/20 आ जाएगा, 5 से 0 0 कटा, ये हो जाएगा 25, 25 का आधा 12.5, वो भी माइनस का 12.5 माइनस का। सॉरी गाइस, इसको कर लेते हैं, कौन सा ये
ये भी कर लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुना है। गोला क्या होता है? एक स्फेयर है, इसको हम R1 मान लेते हैं। ये क्या है? एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या R2 है, ठीक है, तो इसकी 3 गुना है। सॉरी गाइस, इसके 3 गुना है। फिर कह रहा है कि जो बेलन की ऊंचाई है इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुना है। जो बेलन है इसकी जो h होगी वो कितनी है? त्रिज्या की 9 गुना है, तो 9R2 है। समझ आ रही बात? R2 होगी ना। यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन के संख्यात्मक मान बराबर हैं तो बेलन की ऊंचाई बताइए। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो हम कर लेते हैं। देखो, बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, और गोले का आयतन, गोले का जो आयतन है वो गोले का आयतन कितना होता है? आयतन यानी वॉल्यूम। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई R1 होगा ना, R1 का क्यूब। ये किसके बराबर है? हमारा इस बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R² H ना, 2 पाई RH होता है ना, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R², ये होता है। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं पहले तो, ठीक, और यहाँ से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 बचेगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल आएगा हमारे पास? RH 2 पाई RH है ना, प्लस R का स्क्वायर, ये निकल आएगा। और हमारे पास H कितना है? हमारे पास यहाँ पे हमें क्या पूछा है? यहाँ पे बेलन की ऊंचाई पूछी है, हमें ये H ही पूछा है, H पूछा है, तो हम यहाँ पे R की वैल्यू रख देते हैं। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H/9, तो यहाँ पे भी H/9 लिख देते हैं। H तो यहाँ पे जाएगा H²/9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? H²/9, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 2/3 इंटू R का क्यूब। R का क्यूब इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा? ये 3 × 9 = 27 R का क्यूब, ठीक। यहाँ से 3 नेम 27, तो कितना बचेगा हमारे पास? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? R की वैल्यू हमारे पास ये H/9, तो H का क्यूब हो जाएगा /9 का क्यूब, ठीक, इंटू कितनी बची थी हमारे पास? ये एक तो इसमें गड़बड़ हो जाती थोड़ी, 9 का क्यूब हो गया और यहाँ H का क्यूब हो गया और यहाँ हमारा ये कितना बचा था? यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये इक्वल्स टू, ये हमारे पास यहाँ से 9 से 9 कटेगा, यहाँ 9 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ H का H कटेगा, यहाँ से H कटेगा, ठीक, तो यहाँ H बचेगा। यहाँ 27 था, 9 में 81 है, तो 9 से कटेगा 9 × 3 = 27, 3 से कटेगा 3, तो H हमारा बचेगा 5, 3 और 2 5। हम इसको थोड़ा और कर लेंगे दोबारा क्वेश्चन को, पेज की कमी पड़ जा रही है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या होगा। देखो इसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ। क्या है हमारे पास? 4/3 पाई R1 का क्यूब किसके बराबर है हमारे पास? 2 पाई RH, ये 2 हो जाएगा, ठीक, सेकेंड आ रहा है ना, प्लस पाई R², इसके बराबर है। और दूसरी इक्वेशन क्या है? जो हमारा R1 है वो 3R2 के बराबर है, और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? जो H है वो 9R2 के बराबर है। बस अब इसमें से इसकी वैल्यू रख देनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको शायद समझ आ गया होगा। इस पर स्पेस की कमी पड़ रही है क्योंकि इतनी सारी वैल्यू रखने में दिक्कत हो रही है ना थोड़ी। मैं आपको बता दी ना वैल्यू। देखो हमें निकालना क्या है? ये H निकालना है, H निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ R1 की जगह
हमें यहाँ पे एच निकालना है, तो एच की वैल्यू ना रखने के बजाय हम यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें एच चाहिए, ये R2 था ना, तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H/9 हो जाएगी, H/9। मैं इसको काट देता हूँ थोड़ा, यहाँ से हम निकाल देते हैं H इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, H मतलब R2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, H/9। ये रख देंगे बस, क्योंकि जो ऊंचाई है उसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है, ठीक है। तो इसका ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, R2 इतना हो गया। अब हम यहाँ पे R2 की वैल्यू रख देंगे, ये भी R2 है, ये भी R2 है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, H/9 और यहाँ पे क्या रखेंगे हम 3R2। अब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, H/9 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी H/9 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, H/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें H/3 रख देंगे, यहाँ H/3 रख देना, ठीक है, इस R के बराबर। और यहाँ पे क्या रख देंगे, H/9 और यहाँ पे भी H/9, बस यहाँ पाई से पाई काट देना ये, ठीक। ये 2 से यहाँ पे भी 2 आएगा, इस 2 से इस 2 को काट देना, यहाँ 2 बचेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, मैंने पूरी चीज़ बता दी गाइस, करने वाला होगा तो अब इसको कर लेगा इतना बताने के बाद। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो गाइस, ये तो पता है, छोटी संख्या हमारे पास इतनी है 26 है, छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए, यानी छोटी है ये 19 है, और यहाँ पे ये 3 है, कितनी हो जाती है, 3:4 हो जाती है। अब क्या करें हम, जो बड़ी संख्या है वो 26 है, यहाँ पे 4 है, तो बड़ी संख्या तो सेम ही थी दोनों केस में, या तो हम इसको 26 कर लें या हम इसको 4 कर लें। कैसे करेंगे ये देखते हैं, हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो दोनों के टेबल में आता है। 52 4 से कटता है, हाँ 52 4 से कटता है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 19 दूनी 38 और ये कितना हो जाएगा 52। अब इसको 52 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 52 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 तियाँ 12, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तियाँ 39 और 13 चौका 52, ये हो गया। देखो गाइज, अब यहाँ पे ये भी 52 है, ये भी 52 है, यहाँ से एक की वैल्यू आ रही है, एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, एक की वैल्यू 2 है ना, यहाँ से 38 से 39 हो रहा है, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है, लेकिन हमें बड़ा एक रहा है, तो एक की वैल्यू 2 है, तो 52 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 यानी 104, तो बड़ी संख्या 104 होगी। आपको गाइस शायद समझ आ जाएगा, आ गया होगा क्वेश्चन। इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। शिवानी और परिणीति के बीच की धनराशि इतनी है, अनुपात है 5 दे दी, अगर परिणीति ने शिवानी को 5 रुपये दे दिए। देखो गाइस, इस तरीके के क्वेश्चन को देखो, जैसे 5:7 थी अनुपात, और जब हम किसी रेशियो में कोई चीज़, देखो अभी क्या करना है, ये हमारे पास शिवानी है और ये हमारे पास परिणीति है। अब क्या करा है, जो शिवानी है वो 5 रुपये दे देती है, अब मतलब इस रेशियो में 5 प्लस हो गया और इसमें 5 माइनस हो गया। जब हमें रेशियो में प्लस या माइनस हो रहा होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से लगता है। देखो शिवानी ने दिए, परिणीति ने दिए, तो मतलब इसके 5 माइनस हो जाएंगे और इसके क्या हो जाएंगे, +5 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या करेंगे, 5 चौक 20 और 7 या 21, 21 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 माइनस 5 तियाँ 15, तो 5 चौक 20 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 35। एक की वैल्यू 35 आ गई, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, एक की वैल्यू 35 आ गई, तो हमें क्या पूछा, टोटल धनराशि पूछा है। टोटल तो ये होगी 5 + 7 यानी 12 की वैल्यू पूछा है। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60 का 0 हाथ से लगा, 6 12 तियाँ 36 और 6 42, 420 आंसर हो जाएगा। ये आप तरीका याद कर लीजिएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि दो संख्याएं, दो अनुपात होते हैं, उसमें संख्या या तो ऐड कर रहे होते हैं या फिर माइनस कर रहे होते हैं, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। इसका आंसर गलत है। इस क्वेश्चन का कह रहा है कि उस एक जो कार है उसने 400 किलोमीटर चली, ठीक है, 400 किलोमीटर चला और कितने घंटे में इतना, तो स्पीड पूछा है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 8 पंजे 40, 50 आता वैल्यू, 50 मीटर पर सेकेंड। इसमें यह आंसर गलत है, या फिर इसके क्वेश्चन के सभी को आंसर मिलेंगे, मतलब मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, मीन ऑफ 3 नंबर्स। देखो हमने मान लिया A
बी एंड सी 3 नंबर मान लिए। हमने मान लिया ये बड़े क्रम में, मतलब ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो इसका प्लस कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इनका जो मीन है मतलब जो माध्य है वो 21 दे रखा है, तो 21 या 63 हो जाएगा। 21 मल्टीप्लाई 3 इजिकल्स टू 63 इनका सम हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, रेंज। रेंज क्या होगा, सबसे बड़े में से सबसे छोटा। हमने क्या माना, इसको बड़ा माना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी माइनस ए इजिकल्स टू 12 दे रखा है। फिर कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। जो स्मॉलेस्ट नंबर फिर ये होंगे जब सबसे बड़ा ये है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इनके बीच में 3 का है। तो हमें बड़े नंबर पूछा है, सी की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो हम क्या करें, यहाँ से इसकी ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सी प्लस 12 इजिकल्स टू ए हो जाएगा। ए की वैल्यू तो इतनी हो गई। अब यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये बी प्लस 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए है तो देखो, अगर यहाँ ये ए है तो जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 हो जाएगा। क्योंकि ये जो दे रखा है स्मॉलेस्ट टू नंबर का जो है जो डिफरेंस है वो 3 है। स्मॉलेस्ट नंबर ए और बी है। अगर हमारे पास एक पहली संख्या ए है तो दूसरी संख्या ए प्लस 3 होगी ना, तभी तो डिफरेंस 3 आएगा। तो ए प्लस 3 हो जाएगी प्लस सी इजिकल्स टू 63। ठीक, अब यहाँ से ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी प्लस 12। क्या करेंगे, सी प्लस 12 प्लस सी प्लस 12 प्लस 3 प्लस सी इजिकल्स टू 63। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, एक सी है, एक सी है, एक सी है, 3 सी हो गया, 3 सी। ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 3 27 हो गया हमारे पास। तो 27 इसमें से माइनस कर देंगे। 1 मिनट, 27 ये यहाँ पे ये 12 माइनस में आएगा ना, ये इधर जो आएगा तो माइनस आएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस। तो 12 और 12 24, 24 में से 3 गया 21, तो 21 यहाँ पे प्लस होगा। 21 से अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3c इजिकल्स टू 84। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। यही आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 28। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ पाया होऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि गाइज ये जो हैं स्पेस की दिक्कत है। आप थोड़ा पकड़ के थोड़ा क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा और करिएगा जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर करें, देखो ये जो हमारे पास ये यहाँ पे स्पेस है, ये पूरा रूट नहीं है। पूरा रूट देखो, अगर हमारे पास 1/√3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √1/√3। समझ आ रही बात, ऐसा ही इसमें करेंगे हम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 147 माइनस 7/3√3 प्लस 7/√3। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3√3। 3√3 एलसीएम लिया तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3√3। 147 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई, हम पहले इसको 147 ही रहने देते हैं। ठीक, -7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया। अब इसको हम रख देते हैं एक साइड में। अब ये जो 147 है, देखो ये 7 या 21 हो जाएगा। 21 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 14। इधर तो हमारा 14 बचा, ये हमारा पूरा। अब आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं दोबारा पेज बदल रहा हूँ। क्या आया हमारे पास, 3√3 √147 प्लस 14 इजिकल्स टू 3√3 आया, ये आई ना। अब क्या करें, देखो ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो हम इसको अंडर पूरे एक रूट में ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3√3 मल्टीप्लाई 147 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, 49 47 को क्या लिख सकते हैं, 3 7 7 49 है ना। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, 9 3 27, 4 3 12 2 17। ठीक है, प्लस
14 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें रूट के स्क्वायर से बाहर निकल आएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ से 3 निकल आएगा, यहाँ से 7 निकल आएगा, प्लस 14 निकल आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 9 7 63, 63 और 7 और 63 और 14, 14 अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 1 7, 77 अपॉन क्या आया हमारे पास 77 अपॉन 3√3 आया। अब हम √3 को नीचे नहीं रख सकते, ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। देखो 3 से 3 कटेगा, √3 से √3 जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। तो एक तो √3 कट जाएगा, एक बचेगा, तो क्या बचा हमारे पास 77√3 अपॉन 9 आंसर आ गया। इसमें क्या है 77 कोई ऑप्शन में नहीं है, इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 77 आएगा गाइस। इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे अगर ये उस टाइम गलत हुआ होगा तो। तरीका यही है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं तभी तो मार्क्स बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। इस क्वेश्चन को लेते हैं। एक टैंक को ए जो है वो 3 घंटे में भरता है, बी जो है वो 4 घंटे में भरता है, सी क्या है 6 घंटे में उसे खाली कर देता है। तो तीनों टैंक को देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 बन जा 3, 3 दूनी 6, 2 फिर 2, 2 दूनी 4, 3 12 आएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 12 आ गया, मतलब 12 क्या है हमारे पास वर्क है, ठीक है। तो ए कितना यूनिट काम कर रहा है हमारे पास, 3 चौक 12 4 यूनिट। बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 है तो 4 3 12 तो 3 यूनिट। सी कितना काम कर रहा है, 6 6 दूनी 12 तो 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो ये तो प्लस में काम करेंगे, इस माइनस में काम करेगा। तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो 4 + 3 - 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट काम होगा एक आवर में, ठीक है। तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना 5, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे बस, 12/5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2.4 घंटे में। इसको सॉल्व नहीं करा इन लोगों ने, 12/5 ही रख दिया, तो ये भी सही है। 92 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5/12 ऑफ x = 3/4। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, ये ऊपर इधर जाएगा, पलट जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखो गाइस, ये आपको शायद समझना आया होगा, ये 5/12 है ना, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, 5/12। तो ये जब पलटेगा तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 12/5 आ जाएगा। यहाँ जाए 4 × 4 × 3 = 12, 3 3 9/5। अब 9/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 4/5, क्योंकि 5 × 5 तो एक बार में जाएगा, बचा कितना 4, तो 4/5 ऐसे लिखते हैं। जो बचेगा वो ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 से विभाजित कौन सी संख्या है, वो तो सबको पता है। 3 से विभाजित कौन सी संख्या है जो सम डिवाइड बाय 3 से हो जाए। अगर हम इसका सम करेंगे तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट रहा है। कोई एग्जांपल लेते हैं, पहला वाला करते हैं। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 3 से नहीं कट रहा तो पहला नहीं कटेगा, तीसरा भी नहीं कटेगा, चौथा भी नहीं कटेगा, इसलिए दूसरा कटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू गाइस, अगर इस साल आप सच में जॉब लेना चाहते हैं तो आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, मेरे इन तरीकों को याद कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो, क्योंकि सेम क्वेश्चन आने हैं, पक्का सेम क्वेश्चन आएंगे। सो गाइस थैंक यू, आप भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।